नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, YouTube चैनल के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं के शर्मा, लेक्चरर इलेक्ट्रॉनिक्स फ्रॉम गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज अजमेर। इस वीडियो में जिस टॉपिक के बारे में हम चर्चा करेंगे वो आपके इलेक्ट्रॉनिक्स 305 कोड एवं इलेक्ट्रिकल 301 कोड पावर इलेक्ट्रॉनिक सब्जेक्ट्स के यूनिट नंबर 1 का टॉपिक है यूजेटी एज एन रिलैक्सेशन ऑसिलेटर। जो डिवाइस है आपके पास यूनी जंक्शन ट्रांजिस्टर, जिसका कि हमने पिछले वीडियो में अध्ययन किया था, उसकी एप्लीकेशन है किस तरह से रिलैक्सेशन ऑसिलेटर, यानी कि ऑसिलेटर की तरह उसको यूज़ किया जाता है। तो इस वीडियो में इसी का हम अध्ययन करेंगे, यूजेटी का एज एन रिलैक्सेशन ऑसिलेटर। तो इसका सर्किट है आपके पास, तो सर्किट इस तरह से बनाएंगे। आपके पास जो यूजेटी डिवाइस है उसका सिंबल शो किया हुआ है आपके पास डैश है सर्किल से, जिसमें एमीटर टर्मिनल है बेस 1 और बेस 2। तो एमीटर टर्मिनल और बेस 2 टर्मिनल से एक दो रेजिस्टेंस कनेक्ट है R और R2। उन दोनों के ऊपर एक सप्लाई कनेक्टेड है VBB, जो कि हमने यूजेटी में बेस 2 और बेस 1 के बीच में जो सप्लाई की थी VBB, उसका नॉमिनेट किया है, उस तरह से इसको रिप्रेजेंट किया हुआ है। R के बाद नीचे जो एमीटर और बेस 1 के बीच में यूजेटी के एक कैपेसिटर C कनेक्ट किया हुआ है और रेजिस्टेंस R1 कनेक्ट किया हुआ है। लास्ट में सबसे डाउन साइड में इन सबको क्या हुआ, नेगेटिव टर्मिनल को अर्थिंग की हुई है, ग्राउंड से कनेक्ट किया हुआ है और 0 वोल्ट से कनेक्ट किया हुआ है। तो इसका ये सर्किट डायग्राम है। सर्किट डायग्राम में R की वैल्यू जो है सिंपल R से जो डिनोट कर रखा है वो लार्ज वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस, एक लार्ज वैल्यू रेजिस्टेंस की कनेक्ट करेंगे। और जो R1 है, जो बेस 1, जो टर्मिनल बेस 1 है और उसके बीच ग्राउंड के बीच में जो कनेक्टेड है R1, वो लो वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस, यानी R1 कनेक्ट किया हुआ है हमने। और आउटपुट जो हम मेज़र कर रहे हैं वो किससे मेज़र करेंगे, जो रेजिस्टेंस R1 है उसके और ग्राउंड के अक्रॉस वोल्टेज हम मेज़र करेंगे, आउटपुट वोल्टेज। तो अब इसकी वर्किंग कैसे होती है, हम सर्किट की वर्किंग के बारे में स्टडी करते हैं। तो हमने यहाँ पर आपके जो सिंपल यूजेटी होता है, यूनी जंक्शन ट्रांजिस्टर, उसमें एक तो बेस 2 बेस 1 के बीच में हम वोल्टेज अप्लाई करते हैं और एक वोल्टेज अप्लाई करते हैं हम अमीटर से लेकर बेस 1 जंक्शन के बीच में। तो यहाँ पर हमने केवल सिंगल बैटरी को यूज़ किया हुआ है और अमीटर से लेकर बेस 1 जंक्शन में बाइसिंग या कोई एक्सटर्नल वोल्टेज अप्लाई करने की बजाय हमने कनेक्ट किया हुआ कैपेसिटर। तो कैपेसिटर के आपके पास क्या कैरेक्टरिस्टिक रहती है कि ये चार्ज स्टोर करता है। चार्ज स्टोर किसके फॉर्म में करता है, वोल्टेज की फॉर्म में करता है, यानी कैपेसिटर के अक्रॉस जो वोल्टेज की वैल्यू है वो इंक्रीज़ करती है और चार्ज को वापस रिलीज़ करता है या डिस्चार्ज होता है। तो वोल्टेज की वैल्यू आपके पास क्या होती है, वापस रिड्यूस हो जाती है उसके इनिशियल वैल्यू तक। तो यहाँ पर अगर इसकी वर्किंग हम देखते हैं तो सबसे पहले हमने VBB अप्लाई किया हुआ है और जितना वोल्टेज को हम जो अप्लाई अगर किया हुआ है तो कैपेसिटर में क्या इफेक्ट होगा, जो कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज है VC, तो VC किसके अक्रॉस हो रहा है, ये वोल्टेज आपके किसके अक्रॉस टर्मिनल के हैं, अमीटर और बेस 1 के अक्रॉस भी वोल्टेज है। तो कैपेसिटर वोल्टेज इनिशियली तो सपोज करो 0 वोल्ट है। अब 0 वोल्ट से जितना वोल्टेज हमने VBB अप्लाई कर रखा है तो कैपेसिटर की वैल्यू भी क्या होगी, उतनी इंक्रीज़ करेगी। जो इंक्रीज़ करेगी वो किस पाथ से करेगी, VBB R और C से ग्राउंड होते हुए, क्योंकि स्टार्टिंग में हमारे पास VC वोल्टेज जो है, जो कि एमीटर से लेकर बेस 1, यूजेटी के एमीटर से लेकर बेस 1 में अप्लाई हुआ है। तो स्टार्टिंग में अगर इसकी वैल्यू 0 है तो हमारे पास यूजेटी किस में है, ऑफ स्टेट में है। ऑफ स्टेट में है यानी अभी हमारे पास वर्किंग में नहीं है। तो आपके पास जो सर्किट में पाथ बन रहा है वो पाथ क्या बन रहा है, VBB, लेफ्ट साइड वाला पाथ बन रहा है VBB R C देन ग्राउंड। तो जो कैपेसिटर चार्ज होगा वो इस पाथ के थ्रू होगा, इस पाथ के थ्रू होगा, यानी अपनी वैल्यू को इंक्रीज़ करेगा 0 से लेकर टूवर्ड्स VBB, जितना वोल्टेज उसमें अप्लाई हो रहा है उसमें। और जो चार्ज होता है तो उसमें टाइम जितना लगता है उसको, इनिशियल चार्ज से लेकर मैक्सिमम चार्ज तक पहुंचने में जो टाइम लगता है उसका मतलब टाइम कांस्टेंट और रिप्रेजेंट करते हैं टॉ से। जो टाइम कांस्टेंट है या टॉ से रिप्रेजेंट करते हैं। तो कैपेसिटर जो चार्ज हो रहा है उस टॉ की वैल्यू क्या हो जाती है, इज इक्वल टू RC, यानी उस पाथ का जो रेजिस्टेंस है और जो कैपेसिटेंस की वैल्यू है उन दोनों का मल्टीप्लाई होकर RC, वो उसका क्या कहलाता है, टाइम कांस्टेंट। तो यहाँ पर हमने जैसे मैंने पहले बताया था कि जो लार्ज वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस R जो कनेक्ट किया है उसकी वैल्यू बहुत लार्ज है। तो लार्ज होने से क्या होगा, टॉ इज इक्वल टू RC, यानी टाइम कांस्टेंट भी बहुत लार्ज है। यानी कैपेसिटर को इनिशियली चार्ज से, जो सपोज करो स्टार्टिंग में 0 था, 0 से लेकर VBB तक पहुँचने में उसको ज़्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि जितना ज़्यादा टाइम कांस्टेंट है
तो एक्सपोनेंशियली चार्ज होगा और उसको धीरे धीरे कहाँ तक चार्ज होगा, वो एक मैक्सिमम चार्ज होगा या वीवीवी तक वो चार्ज होने या उसकी वैल्यू बढ़ने लगेगी। तो जैसे ग्राफ में दिखाया गया हमारे पास राइट हैंड साइड में जो ग्राफ है उसमें दिखाया गया जो कैपेसिटर वोल्टेज और टाइम के रेस्पेक्ट में। तो कैपेसिटर हमारे पास चार्ज हो रहा है, चार्जिंग कैपेसिटर है, चार्ज हो रहा है और उसकी वैल्यू धीरे धीरे इंक्रीज़ हो रही है टूवर्ड्स वीवीबी। लेकिन जैसे ही इस सर्किट में हमारे पास एमीटर या वीसी की वैल्यू, क्योंकि यहाँ पर वीसी किसको वैल्यू कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, एमीटर से लेकर बेस 1 की वैल्यू जो है उसमें अप्लाई हो रहा है। तो वीसी की वैल्यू जो बढ़ते बढ़ते कितनी वैल्यू आ जाती है, या पिंच ऑफ वोल्टेज तक पहुँच जाती है जब इसकी वैल्यू वीपी तक, यानी वीपी के हमारे पास क्या था, ईटा ऑफ वीबीबी प्लस वीडी। तो वो पिक पॉइंट वोल्टेज तक जब तक इसकी वैल्यू पहुंच जाती है तो उसके बाद क्या होगा, हमारे पास यूजेटी ऑफ स्टेट से ऑन स्टेट में मूव कर जाएगा। यानी हमारे पास जो यूनि जंक्शन ट्रांजिस्टर है अब वो कंडक्ट होना स्टार्ट हो गया, यानी ऑन स्टेट में आ गया। और ऑन स्टेट में आते ही आपके पास यहाँ पर एक सर्किट में क्लोज पाथ बन जाएगा। क्लोज पाथ कौन सा होगा, एक तो कैपेसिटर से लेकर एमीटर से लेकर जो बेस 1 टर्मिनल है वो रेजिस्टेंस R1 देन ग्राउंड। तो ये आपके पास क्लोज पाथ बन गया। तो कैपेसिटर ने अपने अंदर जितना भी चार्ज स्टोर किया था वोल्टेज फॉर्म में, उस चार्ज को रिलीज़ करेगा या डिस्चार्ज होगा कैपेसिटर किस सर्किट के थ्रू, कैपेसिटर टू यूजेटी एंड R1, इस सर्किट के थ्रू ये डिस्चार्ज होगा। तो हमने यहाँ R1 की वैल्यू लो वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस R1 कनेक्ट किया हुआ। लो वैल्यू होने से क्या हुआ, क्योंकि जब ये डिस्चार्ज भी होगा तो वो भी पर्टिकुलर किसी टाइम कांस्टेंट से होगा, यानी इसकी वैल्यू जितनी मैक्सिमम चार्ज हुई थी कहाँ तक हुई थी, पीक पॉइंट वोल्टेज तक जो पहुँची थी। पीक पॉइंट वोल्टेज तक पहुँचते क्या हो गया, यूजेटी आपके पास जो ऑफ तो पड़ा था वो ऑन हो गया। ऑन होते ही आपके पास क्लोज पाथ बन गया। अब पीक पॉइंट वोल्टेज से वापस इसकी वैल्यू वीसी की वैल्यू रिड्यूस होना स्टार्ट करेगी, रिड्यूस होते होते, और जिस टाइम कांस्टेंट से होगी उस टाइम कांस्टेंट को हम वेरी कैसे करेंगे, जो क्लोज पाथ का रेजिस्टेंस है यानी R1 और जो RB1 था ऑलरेडी जो हमारे यूनिटी के अंदर RB1 था जिसको अभी हमने इसमें शो नहीं किया, उसकी वैल्यू भी क्या होगी, रिड्यूस होते होते 0 तक पहुंच जाएगी। तो हम एज्यूम करते हैं वो वैल्यू 0 पहुंच गई। तो टो जो रेजिस्टेंस है टो से रिप्रेजेंट किया हुआ है, तो वो टाइम कांस्टेंट है, मतलब टो से रिप्रेजेंट किया हुआ है। तो इस क्लोज सर्किट के लिए क्या हो जाएगा, वो टो R1 इंटू सी, और R1 की वैल्यू कम है तो उसको कम टाइम में वापस क्या होगा, कैपेसिटर डिस्चार्ज होगा और इसकी वैल्यू वापस वीपी से रिड्यूस होते होते अब 0 तक नहीं पहुंच के कहाँ तक जाएगी, मिनिमम उसकी वैल्यू, क्योंकि हमने देखा था यूनि जंक्शन ट्रांजिस्टर के वर्किंग में देखा था कि इसकी वैल्यू कहाँ तक रिड्यूस हो रही थी, वैली पॉइंट तक रिड्यूस हो रही थी वीबी। नहीं, पीक पॉइंट वोल्टेज से इसकी वैल्यू कहाँ तक रिड्यूस हो रही थी, वैली पॉइंट की इज इक्वल टू कितना है, वो डायोड वोल्टेज और कट इन वोल्टेज, यानी वहाँ तक उसकी वैल्यू क्या हो गई थी, रिड्यूस हुई थी। तो यहाँ भी जो डायोड डिस्चार्ज होगा तो जो मैक्सिमम पीक पॉइंट वोल्टेज तक पहुँचा हुआ था और डिस्चार्ज होते होते वापस उसकी वैल्यू कितनी पहुँच गई, वीडी और वैली पॉइंट तक। और जैसे ही उसकी वैल्यू वैली पॉइंट तक पहुंची है तो बियॉन्ड वैली पॉइंट क्या होगा कि अगर वैली पॉइंट से भी वोल्टेज अगर नीचे जा रहा है हमारे पास, यानी वीसी की वैल्यू अगर वीडी से भी नीचे जा रही है, तो वापस क्या हो जाएगा, जो एमीटर से लेकर बेस 1 जंक्शन है, एमीटर से बेस 1 जंक्शन है, वो वापस क्या हो जाएगा, एक तरह से रिवर्स बायस इफेक्ट आ जाएगा, या यूजेटी हमारे पास क्या हो जाएगा, वापस ऑफ हो जाएगा। और यूजेटी अगर हमारे पास ऑफ हो गया है तो वापस आपके पास सर्किट का स्विच कर जाएगा वीबीबी, लेफ्ट साइड में वीबीबी R-C और देन ग्राउंड। तो यूजेटी ऑफ होते ही वापस हमारे पास कैपेसिटर क्या होगा, चार्ज होना शुरू कर देगा, किसके थ्रू, वीबीबी R इंटू सी के थ्रू। तो यहाँ पर दो चीज़ें हो रही है, एक तो है कि जब से हमने सिंपल वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं तो स्टार्टिंग में जब तक कैपेसिटर की वैल्यू 0 से लेकर पीक पॉइंट तक नहीं आती, जब तक हमारे पास ये डिवाइस है यूजेटी वो आपके पास ऑफ है तो केवल सर्किट जो बन रहा है वो लेफ्ट हैंड साइड का बन रहा है, वीबीबी R-C और देन ग्राउंड, ये वाला सर्किट बन रहा है। कैपेसिटर अपनी वैल्यू को इनिशियल वोल्टेज से लेकर मैक्सिमम पीक पॉइंट तक चार्ज कर रहा है। जैसे ही इसकी वैल्यू पीक पॉइंट तक पहुंच गई, हमारे पास जो यूनि जंक्शन ट्रांजिस्टर है यूजेटी वो ऑन हो गया। ऑन होते एक क्लोज पाथ बन गया, कैपेसिटर यूजेटी R1 और देन ग्राउंड, ये वाला क्लोज पाथ बन गया। तो कैपेसिटर ने अपनी वैल्यू यहाँ से वापस डिस्चार्ज होना शुरू हो गया, यानी इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है वो वैल्यू वापस रिड्यूस होना स्टार्ट हो गई। रिड्यूस होते होते वहाँ कहाँ तक गई, क्योंकि ये क्या वैल्यू थी इसकी, वी की वैल्यू क्या थी, ईटा वीबीबी प्लस वीडी। तो और ईटा ऑफ RB1, ईटा ऑफ RB1 या RB1 क्या था, क्योंकि RB1 तो आपके पास ऑलरेडी 0 ही हो चुका था। तो इसकी वैल्यू रिड्यूस होते होते कहाँ तक जाएगी, हमारे पास डायोड वोल्टेज तक या वैली पॉइंट वोल्टेज तक गई। वैली पॉइंट वोल्टेज से भी जब इसकी वैल्यू कम होती है कैपेसिटर की वैल्यू,
तब यूजेटी हमारे पास क्या होता है, वापस ऑफ हो जाता है। ऑफ होते ही हमारे पास सर्किट स्विच कर जाता है केवल लेफ्ट हैंड साइड का, तो कैपेसिटर वापस वीवी से चार्ज होना स्टार्ट करता है वापस पीक पॉइंट वोल्टेज की तरफ। तो शुरू में जब है तो यूजेटी ऑफ है तो कैपेसिटर चार्ज हो रहा है। यूजेटी हमारे पास यूनि जंक्शन ट्रांजिस्टर ऑन हो गया, ऑन होने से कैपेसिटर आपके पास डिस्चार्ज हो रहा है। डिस्चार्ज होते होते इसकी वैल्यू वापस इतनी कम हो गई कि यूजेटी आपके पास क्या हो गया, वापस ऑफ हो गया। ऑफ होने के बाद वापस आपका कैपेसिटर क्या हो गया, लेफ्ट साइड का सर्किट स्विच हो गया और कैपेसिटर स्टार्ट होना शुरू कर दिया। तो इसको हमने राइट हैंड साइड में ग्राफ से दिखाया हुआ है चार्जिंग कैपेसिटर, डिस्चार्जिंग, चार्जिंग, डिस्चार्जिंग। अब वोल्टेज जो हम मेजर कर रहे हैं, आउटपुट वोल्टेज वी नॉट, तो वी नॉट मेजर कर रहे हैं। तो जो पहली वाली कंडीशन थी जब केवल कैपेसिटर चार्ज हो रहा था और यूनि जंक्शन ट्रांजिस्टर आपके पास ऑफ था, तो ये यूजेटी डिवाइस जब तक ऑफ थी तो यहाँ पर कोई करंट फ्लो नहीं हो रही, यानी सर्किट ही कट आउट है, तो वोल्टेज आपके पास क्या मिल रहा है, जीरो। तो जब कैपेसिटर का चार्जिंग टाइम था जब तक आउटपुट वोल्टेज क्या था, जीरो। और जब कैपेसिटर डिस्चार्ज हो रहा था, यानी ये यूजेटी डिवाइस है आपके पास ऑन हो गई थी और क्लोज पाथ बन गया था कैपेसिटर यूजेटी एंड R1 का, तब R1 किसको फॉलो कर रहा था, VC को फॉलो कर रहा था। और VC किसको फॉलो कर रहा था, डिस्चार्ज हो रहा था, तो उसको फॉलो करते यानी वोल्टेज जो इसका ग्राफ आएगा वो किस तरह से आएगा, जो डिस्चार्जिंग कैपेसिटर का ग्राफ है वही इस ग्राफ को फॉलो करेगा और वापस कहाँ तक आ जाएगा, जीरो। रिड्यूस होते होते उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, क्योंकि वापस जब कैपेसिटर हमारे पास डिवाइस जब ऑफ हो गई, डिवाइस ऑफ होते ही वापस कट आउट हो गया, फिर करंट की वैल्यू जीरो आएगी R1 के अक्रॉस और V0 की वैल्यू वापस क्या आ गई, जीरो। तो इसने कैपेसिटर का जो ग्राफ है उसको फॉलो किया डिस्चार्जिंग को और वापस वैल्यू क्या हो गई, जीरो। अब कैपेसिटर वापस जब तक चार्ज हो रहा है जब तक V0 क्या रहेगा, जीरो। जब डिस्चार्ज होगा तो वापस इसको फॉलो करेगा, तो आपके पास आउटपुट कैसे मेजर होगा, जो आपके पास सेकंड वाला ग्राफ है। तो ये कुछ समय तक जो ये जीरो है तो उसको हमने देते हैं रिलैक्सेशन टाइम। और जो वैल्यू मिल रही है ये हमारे पास डिस्चार्जिंग कैपेसिटर के अक्रॉस जो वैल्यू मिल रही है यानी इतनी सी पल्स विड्थ मिल रही है। तो एक पर्टिकुलर टाइम रिलैक्सेशन टू के टाइम पीरियड यानी एक ऐसा सिग्नल हमें मिल रहा है जो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड बाद अपने आप को रिपीट कर रहा है। तो तो पर्टिकुलर टाइम पीरियड का कोई सिग्नल मिल रहा है यानी पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी का कोई सिग्नल जनरेट कर रहा है। तो पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी का कोई सिग्नल जनरेट कर रहा है, इस वजह से इसको हमने नाम क्या दिया, ऑसिलेटर की तरह काम कर रहा है। क्योंकि ऑसिलेटर क्या होता है, आपके पास फ्रीक्वेंसी जनरेट करता है या पर्टिकुलर कोई फ्रीक्वेंसी या टाइम पीरियड का सिग्नल जनरेट करता है। तो यहाँ पर अभी हमारे पास कोई टाइम पीरियड का सिग्नल जनरेट कर रहा है और यहाँ पर बहुत टाइम तक इसकी वैल्यू जीरो है यानी रिलैक्स कर रहा है, तो इस वजह से इसका नाम दिया रिलैक्सेशन ऑसिलेटर। यानी कुछ वोल्टेज देगा, कुछ वैल्यू देगा, वापस रिलैक्स हो जाएगा, फिर वोल्टेज कुछ देगा वैल्यू, फिर रिलैक्स हो जाएगा। तो इस तरह से हमें सिग्नल देता है, ये पल्स सिग्नल देता है, तो उसे हम देते हैं रिलैक्सेशन ऑसिलेटर। तो वैन इसकी वर्किंग हम देखते हैं। वैन सोर्स वोल्टेज VBB इज अप्लाइड इनिशियली UJT टर्न ऑफ एंड कैपेसिटर C begins to charge through large value of resistance R exponentially with time constant tau is equal to RC। वैन VC यानी कैपेसिटर की जो वैल्यू है रीचेस अप टू द पीक पॉइंट वोल्टेज VP तक पहुंच जाती है, यानी VP इज इक्वल टू ईटा ऑफ VBB प्लस VD तक वैल्यू पहुंचती है, तब UJT इज टर्न ऑन एंड कैपेसिटर C स्टार्ट डिस्चार्जिंग थ्रू द लो वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस R1 विद अ टाइम कांस्टेंट। और क्योंकि R बड़ा है R1 से, तो टाइम कांस्टेंट T1 भी बड़ा रहेगा T2 से, यानी चार्ज होने में इसको ज़्यादा टाइम लगेगा, यानी रिलैक्सेशन टाइम इसका ज़्यादा रहता है और जो पल्स विड्थ का टाइम रहेगा हमारे पास बहुत कम रहेगा। तो वैन द एमिटर वोल्टेज डिकेट टू द वैल्यू पॉइंट, यानी एमिटर वोल्टेज जब वैल्यू पॉइंट वोल्टेज से भी हमारे पास रिड्यूस हो रहा है तो जो डिवाइस है हमारे पास वापस टर्न ऑफ हो जाएगी, तो कैपेसिटर से ही वापस स्टार्ट होने लग जाएगा, चार्ज होने लग जाएगा। अब इसकी इनिशियल वैल्यू कहाँ तक थी, VD तक गया था, कैपेसिटर की वैल्यू VD तक गया था, VD से लेकर वापस VP, यानी कैपेसिटर की वैल्यू अब कहाँ से कहाँ तक मूव स्विच कर रही है, मिनिमम वैल्यू पॉइंट वोल्टेज से मैक्सिमम पीक पॉइंट वोल्टेज, वापस रिड्यूस होते हैं वैल्यू पॉइंट वोल्टेज, फिर पीक पॉइंट वोल्टेज, इस तरह से स्विच करेगी। तो कैपेसिटर से चार्ज फ्रॉम VB टू VP। और जो टाइम लग रहा है इसको, अगर हमें कैपेसिटर का इसका टाइम निकालना है, ऑसिलेटर का टाइम निकालना है कि कितने टाइम पीरियड की हमारा सिग्नल जनरेट कर रहा है, तो यहाँ पर जो रिलैक्सेशन टाइम होता है उसको हम इतना ज़्यादा रहता है पल्स विड्थ से, तो जो ओवरऑल टाइम पीरियड है वो लगभग इक्वल रहता है आपके पास रिलैक्सेशन टाइम के T के। यानी टाइम T रिक्वायर्ड कौन सा है, जो कैपेसिटर को VB पॉइंट से चार्ज होने में लगता है कहाँ तक, VP तक, उस टाइम को हम यहाँ पर डेरिवेट करेंगे। तो कैपेसिटर की वोल्टेज का फॉर्मूला क्या होता है, VC इज इक्वल टू, अगर उसमें कोई इनिशियली वोल्टेज ऑलरेडी चार्ज है, यानी यहाँ पर जब वैल्यू पॉइंट वोल्टेज है तो VB
प्लस जो वोल्टेज कैपेसिटर के अक्रॉस हमने अप्लाई किया हुआ है, यानी VBB बेस टू बेस वोल्टेज, 1 माइनस ई की पावर माइनस टी अपॉन आर सी। तो टी को मैंने कैपिटल टी से डिनोट किया है क्योंकि यहाँ टाइम पीरियड हम निकाल रहे हैं, और अपॉन आर सी यानी सर्किट का जो रेजिस्टेंस है आर, एंड कैपेसिटर की वैल्यू है सी। तो ये आपके कैपेसिटर के चार्ज होने की इक्वेशन है जो कि आपने पढ़ी होगी, आपके सर्किट थ्योरी में पढ़ी होगी, उसको मैंने राइट किया है। एंड वी नो पीक पॉइंट वोल्टेज इक्वल टू क्या रहता है, ईटा ऑफ VBB प्लस VD। तो जब हमारे पास ये कैपेसिटर वोल्टेज VP वोल्टेज के इक्वल हो जाता है, तो उस कंडीशन में हम दोनों को इक्वल रखते हैं। तो ईटा ऑफ VBB प्लस VD इज इक्वल टू क्या रखता है, जो कैपेसिटर वोल्टेज था हमारे पास VB प्लस VBB 1 माइनस ई की पावर माइनस टी आर सी। तो दोनों को हम इक्वल रखेंगे, VC इज इक्वल टू VP एंड VB। तो इक्वल रखा, इक्वल रखने से हमारे पास क्या मिला, बाय कंपेयरिंग दोनों साइड हम कंपेयर करेंगे। तो एक तो हमें पता है कि जो वैल्यू पॉइंट वोल्टेज है VB वो किसके इक्वल है, VD यानी डायोड वोल्टेज, और डायोड का जो कट इन वोल्टेज इसके इक्वल हुआ। और जो सेकंड प्लस में ऐड है हमारे पास दोनों साइड में हम देखेंगे तो क्या बचेगा, VBB 1 माइनस ई की पावर टी अपॉन आर सी इज इक्वल टू किसके इक्वल है, ईटा ऑफ VBB के इक्वल होगा। दोनों साइड से VBB कट होगा तो क्या फाइनल क्या बच गया, 1 माइनस ई की पावर माइनस टी अपॉन आर सी इज इक्वल टू ईटा। उसको और फर्दर हमने सॉल्व किया, ईटा को इस साइड ले गए तो 1 माइनस ईटा इज इक्वल टू ई की पावर माइनस टी अपॉन आर सी। अब ई की पावर माइनस है यानी 1 अपॉन ई की पावर टी आर सी था, तो उसको वापस रीअरेंज किया तो ये क्या बन गया, ई की पावर टी आर सी क्या हो गया इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस ईटा। दोनों तरफ लॉगरिथमिक लेंगे तो लॉगरिथमिक लेने से क्या हो गया कि लॉग ई और ई की पावर टी अपॉन आर सी, तो जो लॉग ई की बेस ई क्या होता है 1 ही होता है, तो पावर आपके पास टी बाई आर सी आ जाएगा। यानी ई की पावर में कुछ भी है और अगर इसमें लॉग लेते हैं तो क्या बचेगा, जो पावर में वैल्यू है वही बचती है। तो लॉग लेने से क्या बच गया, टी अपॉन आर सी इज इक्वल टू लॉग, इसको हमने शो किया हुआ एल एन इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस ईटा से, या टी इज इक्वल टू हो गया आर सी एल एन 1 अपॉन 1 माइनस ईटा। यानी ये टाइम पीरियड किसका, टाइम पीरियड ऑफ रिलैक्सेशन ऑसिलेटर का है, या ये सर्किट हमारे पास जो सिग्नल जनरेट कर रहा है उसका क्या टाइम पीरियड रहेगा, उसकी हमने फॉर्मूला डेरिवेट किया है। तो उसकी वैल्यू क्या है, टी इज इक्वल टू आर, जो लार्ज वैल्यू हम रेजिस्टेंस लगाया था आर सी लॉगरिथमिक एल एन जिसका बेस ई है, इंटू 1 अपॉन 1 माइनस ईटा। ईटा मतलब जो इंट्रिंसिक स्टैंड ऑफ रेशियो जो वैल्यू थी आपके पास यूनि जंक्शन ट्रांजिस्टर की, वो वैल्यू रहेगी, और इतना टाइम पीरियड आएगा। और अगर फ्रिक्वेंसी हमें कैलकुलेट करनी तो फ्रिक्वेंसी होता है 1 अपॉन रेसिप्रोकल ऑफ टाइम, यानी 1 अपॉन टी, तो यानी 1 अपॉन आर सी एल एन 1 अपॉन 1 माइनस ईटा। तो ये इसकी फ्रिक्वेंसी हो जाएगी रिलैक्सेशन ऑसिलेटर की। तो प्रैक्टिकली हम देखते हैं, तो प्रैक्टिकली हम ये देखेंगे, एक तो इस फॉर्मूले से जो सर्किट हमारे पास दिया हुआ, तो जो फॉर्मूले में जो आर और सी की वैल्यू रखेंगे, ईटा की वैल्यू आपके पास जो डिवाइस दिया हुआ रहता है उसकी स्पेसिफिकेशन में मिल रहती है कि इतने इसका इंट्रिंसिक स्टैंड ऑफ रेशियो ये है आपकी यूजेटी का। तो वैल्यू पुट करके एक तो टाइम पीरियड हम वैसे निकालेंगे, और एक एक्चुअली CRO यानी कैथोड रे ऑसिलोस्कोप में इसका सिग्नल देखेंगे और वहाँ से उसका टाइम पीरियड मेज़र करेंगे कि इसी के लगभग आता है, मतलब यही आ रहा है, इक्वल आ रहा है, या कितना उसके पास प्लस माइनस 5% या कितनी एरर आ रही है उसमें। तो इस तरह से यूनि जंक्शन ट्रांजिस्टर के जो वर्किंग है वो हम किस तरह से देखते हैं, एज एन रिलैक्सेशन ऑसिलेटर। तो इसमें सर्किट डायग्राम है, उसके बाद इसका ग्राफ है कि इस तरह से हमें सिग्नल मिलेगा, आउटपुट सिग्नल इस तरह से मिलेगा, और ये डेरिवेशन है कि टाइम पीरियड अगर हमें निकालना है तो टाइम पीरियड हम इस तरह से निकाल सकते हैं। थैंक यू।